अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 9 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से क्लिक करके भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 2। जी, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का तकरीबन ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 1 से मिलता जुलता है, सेम ही है। आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत डिफरेंस है बस, ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। जी, यहाँ पर हमसे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट साइड देन द ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए, अब यहाँ पर इन्होंने बाइसेक्टर का वर्ड यूज करा है, यानी बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का जो है वो बाइसेक्टर हो अगर एंगल का, तो वो परपेंडिकुलर भी हो अपोजिट साइड का। दो वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पर, एक बाइसेक्टर दूसरा परपेंडिकुलर। ये रहा, यानी वो एंगल को तो बाइसेक्ट करे ही करे, इसके साथ साथ वो अपोजिट साइड, यानी कि जो अपोजिट साइड है उस पर भी क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो सेम हम वही ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कंसीडर किया था। इसको हम कह देंगे ए बी एंड सी। ये हमारा बड़ा ट्रायंगल ABC है, और फिर उसके बीच में हमने एक लाइन ड्रॉ की है जो कि परपेंडिकुलर भी है, यानी कि इस लाइन पर परपेंडिकुलर भी है, और इसके साथ साथ ये जो एंगल मेरा बन रहा है एंगल बी, इसका ये बाइसेक्टर भी है। यानी बाइसेक्टर का क्या मतलब, हाफ हाफ। इस एंगल को ये हाफ हाफ क्या कर रहा है, डिवाइड भी कर रहा है। देखिए, पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने नहीं कहा था कि हाफ हाफ, क्योंकि वहां उन्होंने क्वेश्चन में बाइसेक्टर का वर्ड यूज ही नहीं किया था। लेकिन यहाँ ये खुद कह रहे हैं कि बाइसेक्टर, इसका मतलब कि ये इस एंगल को हाफ हाफ क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या क्या गिवन है पहले तो हम ये देख लेते हैं। एक ट्रायंगल है, कोई भी उन्होंने ट्रायंगल दे दिया, उन्होंने ये नाम नहीं बताया उस ट्रायंगल का कि क्या नाम है, हमने खुद से उसका नाम रख लिया कि ट्रायंगल वो क्या है, ABC है। तो यहाँ हम कह देते हैं कि गिवन है हमें ट्रायंगल ABC। ठीक है, और क्या क्या गिवन है हमें, और हमें ये गिवन है कि उसकी एक बाइसेक्टर है जो कि एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। इसके अलावा वो परपेंडिकुलर भी है उस ट्रायंगल के अपोजिट साइड का, तो वो क्या है, वो BD है। ठीक है, कॉमा लगा के यहां लिख दीजिएगा बाइसेक्टर BD। ये क्या है, ये बाइसेक्टर भी है, किसका बाइसेक्टर है, एंगल B का। ठीक है, बाइसेक्टर है, और इसके साथ साथ वो क्या है, परपेंडिकुलर भी है। किसका, किस पर परपेंडिकुलर है, AC पर। ये जो लाइन है ना, ये देखें, इस लाइन को यहां से वो काट रही है ना, लाइन बिल्कुल डिवाइड कर रही है, तो इसका मतलब ये इस लाइन पर परपेंडिकुलर भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि BD इज परपेंडिकुलर टू AC। तो ये चीजें तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ ये करना है कि ये जो ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल ABC, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, यहां लिख लीजिएगा ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये बात हमें प्रूफ करनी है इस क्वेश्चन में। तो उसके लिए मैं 2 कॉलम बना लूंगी। चूंकि देखिए क्लास, हम ये कॉलम कब बनाते हैं, जब हमें कोई वैल्यू गिवन ना हो। हमें यहाँ तो पता ही नहीं ना एंगल क्या है, साइड क्या है, कुछ भी नहीं किया, बस हमें सिर्फ अपने स्टेटमेंट के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू, अपनी कहानियों के थ्रू जो भी हम बनाएंगे, या फिर अपने पोस्टुलेट, आपको 4 पोस्टुलेट बताए थे मैंने, ठीक है ना, साइड एंगल से, उनके थ्रू हमने प्रूफ करना है कि ये जो ट्रायंगल है ये हमारा क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो जब ऐसी बात हो तो फिर हम 2 कॉलम बनाते हैं, एक स्टेटमेंट का और दूसरा रीजन का। अब चूंकि मैं यहाँ पर 2 ट्रायंगल को कंसीडर कर रही हूँ, एक, अब आपने देखा जब ये लाइन बीच में से ड्रॉ गई तो मेरे 2 ट्रायंगल बन गए, एक ट्रायंगल ADB और दूसरा BDC। तो यहाँ पर हम इन 2 ट्रायंगल को कंसीडर कर लेते हैं। तो क्लास यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे, ट्रायंगल
ए डी बी। अच्छा, ये इस तरह से ना बीच में आपने ये दो एरो बनाने हैं, ठीक है। अब मैं बताती हूँ ये दो एरो का क्या मतलब है। ट्रायंगल बी डी सी, इसका मतलब है, इन दो एरो का मतलब ये कि हम इन दो ट्रायंगल को क्या करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, हम इनको मवाजना करने जा रहे हैं, इन दो ट्रायंगल को हम कंपेयर करने जा रहे हैं। आप जो मर्जी देखिए, ठीक है ना। ये जो क्रॉसपॉन्डिंग, ये एक्चुअली ये निशान कहलाता है क्रॉसपॉन्ड। क्रॉसपॉन्ड का मतलब है कि हम इन दोनों ट्रायंगल को आपस में मवाजना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं और इनके मुख्तलिफ चीजों को हम देख रहे हैं। अगर हमें कुछ ऐसी सेम चीजें मिलती हैं जिससे हमें ये इसको प्रूफ करने में आसानी हो, तो इस वजह से हम इनको यहाँ पर लिख देंगे, ये बीच में ये साइन लगा देंगे, सिंबल लगा देंगे और दोनों ट्रायंगल को इधर मेंशन कर देंगे। अब अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को देखते हैं तो क्लास देखिएगा, अब चूंकि ये जो है ये क्या है, ये बाइसेक्टर है ना मेरा बीडी और परपेंडिकुलर भी है। अगर ये इस एंगल का बाइसेक्टर है तो मैं इसको एक एंगल को अगर 1 कह दूं और इसको 2 कह दूं, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एंगल 1 होगा यकीनन वही एंगल 2 भी होगा, यानी एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के इक्वल होगा। तो हम ये यहां पर कह सकते हैं कि एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। क्या रीजन बताएंगे, बिकॉज ऑफ बाइसेक्टर ऑफ बीडी। बीडी की वजह से है ना ये दोनों इक्वल। भाई ये लाइन अगर बाइसेक्ट कर रही है तभी तो ये इक्वल हुए, अगर ये बाइसेक्ट नहीं करती तो हमें कैसे पता था कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे रीजन बिकॉज ऑफ बाइसेक्टर बीडी, ठीक है, बिकॉज ऑफ बाइसेक्टर बीडी। इसकी वजह से हमने इन्हें कहा कि ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है जी। अब अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो ये जो साइड आपको नजर आ रही है बीच में बीडी की लाइन, ठीक है। बीडी क्या है, देखिए बीडी जो है वो चूंकि बाइसेक्टर है तो वो इस ट्रायंगल के लिए भी होगा और इस ट्रायंगल के लिए भी होगा, ठीक है ना। इस ट्रायंगल के लिए भी बीडी सेम है और इस ट्रायंगल के लिए भी बीडी है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये साइड इन दोनों ट्रायंगल के लिए क्या है, कॉमन है। जस्ट लाइक ये बीच की दीवार है जिसकी वजह से ये दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है ना। तो लेकिन ये दोनों के लिए होगी ना ये दीवार, इस ट्रायंगल के लिए भी होगी, इस ट्रायंगल के लिए भी होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि BD is congruent to BD, ठीक है ना। पहले वाले ट्रायंगल के लिए भी BD है और सेकंड ट्रायंगल के लिए भी लाइन BD है। तो इसका मतलब ये क्या हो गई, दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन हो गई ना। तो हम यहां लिख देंगे कि कॉमन साइड है, ठीक है, ये कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल की। तो हमने यहाँ पर कॉमन का वर्ड यूज कर दिया। अच्छा, उसके बाद अब यहां देखें, अगर हम इस एंगल पे गौर करें तो देखें इस ट्रायंगल में ये भी क्या है, एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये ट्रायंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया ना। क्योंकि देखिए इस ट्रायंगल के लिए भी ये लाइन परपेंडिकुलर है और इस ट्रायंगल के लिए भी ये लाइन परपेंडिकुलर है। जब दोनों के लिए परपेंडिकुलर है इट मींस के परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, यकीनन यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। तो देखें फिर इस ट्रायंगल के लिए भी एंगल डी होगा और इस ट्रायंगल के लिए भी एंगल डी ही होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एंगल डी को हमने एक कॉन्ग्रुएंट कहा था, तो क्यों कहा था इसकी रीजन तो लिखें, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल के लिए क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ परपेंडिकुलर लिखिएगा, ठीक। अब हमने ये बात प्रूफ कर दी है तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल, एक पोस्टुलेट हमने प्रूफ कर दिया ना, एंगल साइड एंगल। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ADB is congruent to triangle BDC, ठीक है। और हमने ये किस पोस्टुलेट को हमने किया है प्रूफ,
यहाँ पर आप पोस्टुलेट का नाम लिख दें। क्या है पोस्टुलेट? एंगल साइड एंगल, शॉर्ट में इसे क्या कहेंगे हम? एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट। तो ये हमने पोस्टुलेट यहाँ पर प्रूफ कर दिया। अब जब ये ट्रायंगल पूरा का पूरा इस ट्रायंगल के इक्वल हो गया तो इसकी बाकी साइड भी तो एक दूसरे के इक्वल होंगी ना, मतलब ये वाली साइड भी इस साइड के इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। तो जब ये साइड इस साइड की इक्वल हो गई तो इसका मतलब ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, एंगल ए एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल तो ऑलरेडी इक्वल था ही ना, ये दोनों एंगल तो इक्वल थे ही, ये साइड भी इक्वल थी। अब ये जो बाकी साइड है वो भी आपस में क्या हो गई? इक्वल हो गई। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना। तो यहां पर लिख दीजिएगा ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle। ठीक, क्यों है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल? क्योंकि अभी अभी हमने ऊपर प्रूफ किया कि ये ट्रायंगल, जो कि ये दोनों ट्रायंगल जो बने हुए थे ये आपस में इक्वल है, ठीक है। तो यहां पर रीजन हम क्या लिखेंगे? बिकॉज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल ADB and triangle BDC, ठीक है। क्योंकि हम ये साबित कर चुके हैं कि ये ट्रायंगल जो कि इस ट्रायंगल के इक्वल है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। लेकिन अच्छा, जब आप ये पूरा कंप्लीट कर ले ना, स्टेटमेंट और रीजन तमाम लिख लें, आपने बात प्रूफ कर दी जो क्वेश्चन में मांगी गई थी, तो एंड में आप ये लिख दिया करें, मैं आपको बता रही हूँ, QED। अब ये QED क्या है भाई? Q का मतलब है, मैं लिख देती हूँ, आप लोग भी लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। Q का मतलब है क्वाड पढ़ेंगे, सो क्वाड, E फॉर इराट, ठीक है, एंड D फॉर डेमोन्स्ट्रेंडम। ये जरा बड़ी सी स्पेलिंग है, आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका मतलब है डेमोन्स्ट्रेंडम, E फॉर इराट, Q फॉर क्वाड, ठीक है। ये एंड में क्यों लिख रहे हैं हम? इसका ये एक लातीनी वर्ड है, ठीक है ना, लातीनी लैंग्वेज का वर्ड है ये, और ये इसलिए यूज होता है कि जो भी हम स्टेटमेंट और रीजन यहाँ पर लिखने जा रहे थे और जिस चीज को भी हम प्रूफ कर रहे थे आइसोसेलेस ट्रायंगल को, वो हमने सक्सेसफुली यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। यूँ समझ लिए एक तरह से हमने ये मोहर लगा दी कि ये हमारा सक्सेसफुली प्रूफ हो चुका है। जैसे एक जज होता है ना, जज आपने देखा होगा जब वो सजा सुनाता है मुजरिम को तो वो स्टैंप लगा देता है कि ये सजा इसको कंफर्म मिलेगी ही मिलेगी, कुछ भी हो जाए कोई हटा नहीं सकता इस सजा से, ठीक है ना। तो वो क्या करता है? मोहर लगाता है, ठीक है। यूँ समझ लीजिए ये भी एक मोहर है जिसने ये साबित कर दिया कि जो हमने यहाँ पर जो हम प्रूफ करने जा रहे थे क्वेश्चन को, वो हमने प्रूफ कर दिया है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा मैंने QED क्यों लिखा है यहाँ पर। तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। आ गए हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है ABC इज अ ट्रायंगल इन विच measurement of angle A is 25 degree and measurement of angle B is 45 degree and CD is perpendicular to AB। देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा है कि CD जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर। परपेंडिकुलर का वर्ड यूज करा है, बाइसेक्टर का वर्ड यूज नहीं किया, ठीक है ना। यानी एंगल को बाइसेक्ट नहीं कर रहा, ये सिर्फ और सिर्फ इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। इस चीज को समझा करें क्लास, ठीक है। अगर बाइसेक्टर की बात होती तो फिर इसका मतलब था कि वो एंगल को भी आधा आधा हाफ डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने बाइसेक्टर की बात नहीं की है, ठीक है। फिर आगे देखिएगा क्या कह रहे हैं कि प्रूव दैट ट्रायंगल DBC यानी कि ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल वो क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है जी।
लिख लेते हैं यहाँ पर गिवन हमें क्या क्या चीजें हैं। जी पहले तो हमें एक ट्रायंगल गिवन है। कौन सा ट्रायंगल? एबीसी। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी हमें मालूम है। ठीक है, इसके अलावा और उसमें हमें क्या मालूम है? एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए हमें पता है जो कि इक्वल है 25 डिग्री के। ठीक है, कॉमा मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, ये किसके इक्वल है? 45 डिग्री की। ठीक है, इसके अलावा एक चीज हमें और पता है और वो ये है कि सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। जी तो क्लास अब देखिए यहाँ पर मैंने किस तरीके से डिजाइन किया है ट्रायंगल को। अब देखिए सी पॉइंट को मैं ऊपर ले गई, ए बी को मैंने यहाँ क्यों लिया? क्योंकि सी डी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर? ए बी पर। तो ए बी क्या है? ए बी बेस है। ठीक है, तो जो जिस लाइन पर परपेंडिकुलर होना, वो देखिए परपेंडिकुलर कौन है? सी डी है और ए बी पर है ना। किस लाइन पर परपेंडिकुलर है? ए बी पर है। तो जिस लाइन पर वो परपेंडिकुलर होना, वो लाइन आप कोशिश क्या करें? नीचे बेस बनाएं, इस तरीके से स्ट्रेट ड्रॉ करें, यहाँ टेढ़ी मेढ़ी ड्रॉ नहीं करें। हम ए बी को लाइन यू भी बना सकते थे, यू भी बना सकते थे। उस सूरत में फिर ये जो बाइसेक्टर था ये ऐसे जाता या यूं जाता, तो आपके लिए फिगर को समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। जाहिर है पर ट्रायंगल भी ऐसे करके बनता है, टेढ़ा बनता है, यहाँ भी टेढ़ा बनता, उस तरह से फिगर को समझना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। जबकि अगर यूं सीधा बनाया जाए तो आपके लिए बिल्कुल स्ट्रेट ट्रायंगल आपको इजीली नजर आ रहे हैं। तो हम इतना मुश्किल काम क्यों उसमें हम बिला वजह जाएं, जबकि एक चीज आसानी से हो सकती है। तो हम मुश्किल चीज की तरफ जाए ही नहीं, हम उसको बेस को जो यहाँ पर दी हुई है परपेंडिकुलर, उसको हम बिल्कुल यहाँ नीचे बेस के तौर पर बना लें, स्ट्रेट बना लें, ताकि हमें जो ट्रायंगल मिले वो बिल्कुल स्ट्रेट ट्रायंगल मिले, ताकि परपेंडिकुलर की लाइन भी इजीली शो हो सके और ट्रायंगल को समझना भी आपके लिए क्या हो जाए? इजी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास गिवन है और हमें प्रूफ क्या करना है इसमें? जी टू प्रूफ, जी प्रूफ हमें करना है कि ट्रायंगल डीबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहां लिख दीजिएगा ट्रायंगल डीबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल को आप शॉर्ट में इस तरह से सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बात हम प्रूफ करने जा रहे हैं, तो यहाँ प्रूफ की हेडिंग डाल दीजिएगा। ठीक है, प्रूफ की हेडिंग डालते हैं और हमने तो अब हमें यहाँ देखिएगा प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल डीबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी ये वाला जो ट्रायंगल है ना, उन्होंने इस वाले ट्रायंगल की बात की है, तो ये वाला जो ट्रायंगल है ये किसके इक्वल है? सॉरी, ये क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, ये हमें बात प्रूफ करनी है। तो भाई अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल को हमें प्रूफ करना है तो आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए क्या होना जरूरी है? दो एंगल का सेम होना जरूरी है ना। तो अगर यहाँ पर ये 45 है और यहाँ पर ये 90 है, थर्ड एंगल सी हमें नहीं पता, तो अगर मैं एंगल सी मालूम कर लेती हूँ और वो भी मुझे इतना ही मिल जाता है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। जब दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो हमें ये बात आसानी से हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये वाला जो ट्रायंगल है ये क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्यों है आइसोसेलेस? क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। ठीक है, तो यही बात हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है। तो लिख दीजिएगा कंसीडर, लिख दीजिएगा कंसीडर ट्रायंगल डीबीसी, ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं हम, ट्रायंगल डीबीसी। ठीक है, अब अगर इस ट्रायंगल को हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर हमें पता है कि तीनों एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, ये बात 3 डॉट डाल के यहाँ लिख लीजिएगा। इस सेंस ये बात तो हमें पता है, मालूम है कि एंगल डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री के।
तो यहाँ हम लिख देते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये किसके इक्वल है? 180 डिग्री, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। ये बात हमें पता है, तो ये बात हमने यहाँ पर लिख दी कि भाई तीनों एंगल को हमने प्लस किया तो ये 180 डिग्री के इक्वल हो गया। अब देखें एंगल बी भी मुझे पता है क्या है, एंगल बी 45 डिग्री है, ठीक है। अलबत्ता एंगल सी मुझे नहीं मालूम, वही मुझे मालूम करना है, तो एंगल सी लिख देते हैं यहाँ पर। और एंगल डी, देखें एंगल डी आपके सामने है, ये स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है ना, आपको बताया था सीडी लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है किस पर? ए बी पर। तो जो लाइन भी परपेंडिकुलर होती है यकीनन वो क्या एंगल बनाती है? 90 डिग्री एंगल बनाती है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाती है, राइट एंगल बनाती है, क्योंकि ये देखिए ना ये स्क्वायर बॉक्स क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो मैं एंगल डी की प्लेस में क्या लिख सकती हूँ? 90 डिग्री जी। अब अगर हम 45 को और 90 को यहाँ पर प्लस करते हैं, ठीक है ना, 45 और 90 को अगर मैं यहाँ पर प्लस करती हूँ तो ये हो जाएगा 135। कितना हो जाएगा? 135, ठीक है। आगे लिखा हुआ है 180 डिग्री। अब मुझे चूंकि एंगल सी फाइंड करना है तो मैं 135 को वहां शिफ्ट कर दूं, वहां जाने के बाद माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 135 जी। 180 में से जब हम 135 को माइनस करेंगे तो एंगल सी मेरा आ जाएगा 45। एंगल सी क्या आ गया? 45। तो इस तरह से हमें ये एंगल भी पता लग गया, ये कौन कितना है? ये 45, यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ। एंगल सी भी मेरा 45 हो गया, एंगल बी भी 45 हो गया, जबकि एंगल डी जो है वो 90 डिग्री है। देखने से ही पता लग रहा है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन चुका है, चूंकि इसके दोनों एंगल क्या हो गए? इक्वल आ गए। किसी भी अगर ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल आ जाते हैं तो इससे के बाद प्रूव हो जाती है कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि सिंस it is proved that triangle BBC is an isosceles triangle। क्यों है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल? क्योंकि एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, या यू कैन से कि एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। आगे लिख दीजिएगा बिकॉज एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, ठीक है। तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। यहाँ पर मेरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है, एक्सरसाइज 9.2। इंशाल्लाह मिलते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। बस जाने से पहले एक ही बात कि अगर वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स रिलेटिव में शेयर भी किया करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।